ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को यह कहना पड़ा कि आखिर के 3 दिन कांग्रेस सांसदों को संसद में रहना जरूरी है और इसके लिए व्हीप जारी क्यों करना पड़ा? तो एनडीए ने भी अपने सभी सांसदों को इस दौरान मौजूद रहने को क्यों कहा? आखिर के 3 दिन में संसद में सरकार अपनी साख बचाने के लिए ऐसा क्या करने वाली है? क्या ये सब गृह मंत्री अमित शाह की लोह पुरुष वाली छवि को बचाने का तरीका है, जो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आए छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन दाग कर पूरी तरह से खत्म कर दी? क्यों संसद में 3 दिनों तक कांग्रेस को अपने सांसदों के अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के सांसदों को कहना पड़ा आखिर के 3 दिन संसद में ही रहना है, जब तक कार्रवाई चलेगी तब तक उपस्थित रहना पड़ेगा? चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सोमवार से कभी भी एक बिल को सरकार ला सकती है, संसद में इस बिल को पेश कर सकती है, जिसकी चर्चा हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ना के बराबर हो रही है, लेकिन इस बिल पर विपक्ष को आपत्ति है और सीधे सीधे कह रही है ये तो अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला है। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हीप जारी किया है। कांग्रेस पार्टी ने 10 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। तो सवाल उठता है कि व्हीप कांग्रेस ने क्यों जारी किया? दोस्तों, जब कोई मुद्दा बेहद अहम होता है उस वक्त पार्टी अपने सांसदों के लिए व्हीप जारी करती है। व्हीप का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। इससे उसकी संसद की सदस्यता भी जा सकती है। मतलब व्हीप कहें तो आना ही होगा, कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए तब भी। दोस्तों, अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो व्हीप तब जारी होता है जब पार्टियों को लगता है कोई बड़ा बिल सरकार सदन में रखने वाली है। बिल पास होने से पहले बहस होती है, उसके बाद वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग हो और आपके सांसद पर्याप्त संख्या में ना हो तो सरकार बिल को पास करा ली जाती है, तब व्हीप जारी होता है। कांग्रेस ने व्हीप जारी किया। हालांकि एनडीए ने व्हीप जारी नहीं किया, लेकिन अपने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है। चलिए अब आपको बताते हैं वो बिल क्या है। दोस्तों, इस बिल का नाम है FCRA। दोस्तों, ये बिल ऐसा है जिसे कांग्रेस समेत विपक्ष किसी भी कीमत पर पास होने नहीं देना चाहता है। तो ऐसे में आप लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि इस FCRA में ऐसा है क्या? चलिए वो भी आपको बताते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCR एक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है। इसे 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान बनाया था। इसका मकसद था भारतीय एनजीओ में विदेशी ताकतों की फंडिंग को रोकना, ताकि भारत के एनजीओ, इंस्टीट्यूट और ट्रस्टों को पैसा देकर भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित ना किया जा सके। FCRA 3 काम करता है। पहला, ये तय करता है कि कौन विदेशी चंदा ले सकता है और किन शर्तों पर। दूसरा, ये बताता है कि वो पैसा कैसे लिया जाए और हिसाब कैसे रखा जाए। तीसरा, ये उन विदेशी फंडिड गतिविधियों पर रोक लगाता है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने और 2020 में मोदी सरकार ने इसे सख्त किया। 2020 में हुए बड़े बदलावों में शामिल थे एनजीओ अब सिर्फ 20% विदेशी पैसा प्रशासनिक खर्च में लगा सकता है। पहले 50% की लिमिट थी। सारा विदेशी पैसा दिल्ली की SBI ब्रांच के एक तय खाते में ही लिया जा सकता है। सब ग्रांट पर रोक लगेगी, यानी बड़े एनजीओ छोटे एनजीओज को फंड नहीं दे सकते। अब देखिए, FCRA बिल में इतना संशोधन हो चुका है, अब कुछ और बदलाव के साथ मोदी की अगुवाई वाली सरकार बिल लेकर आ रही है। ये बिल 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था क्योंकि विपक्ष को सरकार के इरादों पर शक था। सरकार इसमें 3 बड़े बदलाव करना चाहती है। काम और इलाके को साफ साफ बताना होगा। संस्थाओं को अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में साफ लिखना होगा कि विदेशी पैसा किस काम के लिए और किस राज्य यूटी में इस्तेमाल होगा। पहले सामाजिक और धार्मिक जैसी ब्रॉड कैटेगरी चलती थी। डिजाइनेटेड अथॉरिटी का गठन, सरकार एक नई अथॉरिटी बनाएगी जो एनजीओ के विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को जब्त, मैनेज या बेच सकती है। जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द
सरेंडर या समाप्त हो जाता है। सीजेशन यानी समाप्ति का प्रावधान। अगर कोई संस्था 5 साल की अवधि के बाद अपना FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करती तो उसका सर्टिफिकेट अपने आप समाप्त माना जाएगा। उसकी सारी विदेशी फंड से बनी संपत्ति डिजाइनेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। न्यूनतम खर्च की शर्त, एनजीओ को अपना FCRA लाइसेंस बचाने रखने के लिए हर साल अपने विदेशी फंड अकाउंट से कम 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। धार्मिक स्थलों का स्वरूप बरकरार। अगर जब्त की गई संपत्ति कोई पूजा स्थल है तो उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता, यानी मंदिर मंदिर ही रहेगा, चर्च चर्च ही रहेगा। दोस्तों, अब सरकार के संशोधन का सबसे ज्यादा विरोध सेक्शन 14B और 16A को लेकर है। इसके तहत अगर किसी एनजीओ का FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता तो उसकी सारी विदेशी फंड से बनी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी, फिर चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, मस्जिद या वेलफेयर इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो। केरल, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट में ईसाई मिशनरी संस्थाएं दशकों से विदेशी फंड पर चल रही हैं। उनके पास बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और चर्च है। अगर उनका FCRA रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश रिन्यू नहीं हुआ तो सारी संपत्ति जब्त हो सकती है। और सरकार का व्यवहार जिस तरीके का अल्पसंख्यकों के लिए रहा है, उससे लगता है कि इस बिल को लाने का पर्पस ही यही है। सोचिए, अगर कोई एनजीओ अपने कागजात ठीक से नहीं रख पाता या कोई नियम कानून तोड़ता है तो सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। ये विपक्ष की पहली बड़ी चिंता है। दूसरा, कुछ चर्च संगठन और अन्य संस्थान कहते हैं कि उनके स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थान भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके बारे में कुछ ईसाई नेताओं ने इस हफ्ते संसद में अमित शाह से मुलाकात भी की और अमित शाह ने उन्हें आश्वासन भी दिया कि इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मतलब किसी भी तरह के धार्मिक धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में कई मिशनरी काम कर रही हैं, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि इस बिल के जरिए सरकार को अधिकार मिल जाता है कि उसकी जो भी संपत्ति है वो आसानी से सरकार को ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों, ये बिल फिर से पेश किए जा रहा है 12 अगस्त 2026 को। अब जानकारी 12 अगस्त की है, लेकिन सोमवार से कभी भी हो सकता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आप कहेंगे कि संसद सत्र 13 अगस्त तक है। वास्तव में दोस्तों, आखिरी दिन शायद ही कोई काम होता है। बस मतलब आधे दिन का भी काम नहीं हो पाता, हमने देखा है। तो आप कह सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार महत्वपूर्ण 3 दिन है। दोस्तों, कहा जा रहा है जो अमित शाह लाठीचार्ज पर जवाब देने से बचने के लिए कई दिनों से गायब हैं, सदन के अंदर नहीं आ रहे, वो इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, राहुल समेत पूरे विपक्ष की ओर से उन पर दबाव बढ़ाया जाएगा। अब तो जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर भी बोल दीजिए। एक तरह से देखा जाए तो उन्हें घेरने का विपक्ष के पास एक अच्छा मौका है। बहरहाल, अगर सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है तो गृह मंत्री अमित शाह को आना ही पड़ेगा। अब अगर वो इस बिल के लिए आते हैं, जो उन्हें आना ही पड़ेगा, तो विपक्ष उनसे जवाब मांगेगा। और ये कुछ ऐसा है जिसका सामना ये सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। अब अमित शाह क्यों उपस्थित रहेंगे? उसकी वजह है FCRA संशोधन बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष को पूरी उम्मीद है कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सदन में मौजूद रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में शुक्रवार सुबह हुई एक अहम बैठक में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सहयोगी दलों को भी सलाह दी है कि वो सुनिश्चित करें कि सोमवार से उनके सभी सांसद सदन में अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद रहेंगे। तो देखते हैं, अगर ये बिल पेश होता है, क्या अमित शाह मौजूद रहेंगे और विपक्ष उस वक्त उन्हें किस तरह से घेरेगा? इंतजार कीजिए। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।